मैं काला पानी का वो कैदी हूँ जो आजादी का सपना लेकर निकला था, मगर वापस कभी घर न जा सका। आज मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठाएगी। वीडियो एंड तक देखे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे लिए। यह सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह एक जिंदा कब्र थी। समुंदर के बीच बनी सेल्यूलर जेल में कैदियों को इतना दूर भेजा जाता था कि उनके घर वालों को भी लगता था अब यह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन सबसे खौफनाक चीज जेल की दीवारें नहीं थी, बल्कि वो सजाएं थी जो रोज उनका इंतजार करती थी। आज मैं तुम्हें काला पानी की 5 ऐसी सजाएं बताऊंगा जिन्हें सुनकर तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक इंसान इतना दर्द कैसे सह सकता है? और सच कहूं, 4th और 5th सजा सुनकर तो मेरी खुद रूह कांप उठी थी। आप अपनी गारंटी पर देखना। और फिर सवाल उठता है, सावरकर जैसे फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ क्यों भेजा गया? लेकिन काला पानी की असली कहानी जेल के गेट से शुरू नहीं होती। यह उस पल से शुरू होती है जब एक कैदी को समझ आ जाता था कि अब उसका घर सिर्फ यादों में रह गया है। जब किसी को काला पानी भेजने का हुक्म होता तो उसके लिए सजा सिर्फ शुरू होती थी। उसे अपनी ज़मीन, अपने लोगों, अपनी माँ की आवाज़ और अपने बचपन की गलियों से काटकर समुंदर के बीच एक ऐसी जगह भेज दिया जाता था जहाँ से वापस आना लगभग नामुमकिन लगता था। जहाज अंडमान की तरफ बढ़ता और हर लहर कैदी के दिल में एक ही सवाल छोड़ जाती, क्या मैं कभी घर लौट पाऊंगा? दूर से सेल्यूलर जेल नजर आती, एक खामोश भयानक इमारत, बाहर से पत्थर की दीवारें, अंदर से इंसानी चीखों का बोझ। ब्रिटिश इस जेल को सिर्फ बंद करने के लिए नहीं चलाते थे, यह एक सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जो आज़ादी के सपने देखने वालों को तोड़ना चाहता था। जिस आदमी ने हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसने इनकलाब का ख्वाब देखा, जिसने लोगों को जगाने की हिम्मत की, उसके लिए काला पानी एक वार्निंग थी। या तो चुप हो जाओ या दुनिया से मिटा दिए जाओ। यहीं से काला पानी की वो 5 सजाएं शुरू होती थीं, जिनका मकसद सिर्फ कैदी को तकलीफ देना नहीं था। सेल्यूलर जेल का नाम ही इसलिए सेल्यूलर था क्योंकि हर कैदी को अलग सेल में रखा जाता था। सोचो, एक छोटा सा कमरा, ना दोस्त, ना अपना, ना बात करने वाला कोई इंसान, सिर्फ एक दरवाजा, एक छोटी सी रोशनी और इतनी गहरी खामोशी कि आदमी को अपनी सांस भी दुश्मन लगने लगे। दिन गुजरता, रात गुजरती, लेकिन सेल वही रहती। कैदियों को सिर्फ बंद नहीं किया जाता था, उन्हें दुनिया से काट दिया जाता था। आज़ादी के लिए लड़ने वाला आदमी जिस्म से पहले अपने दिमाग में लड़ना शुरू करता। हर रात उसे अपनी माँ याद आती, हर सुबह उसे याद दिलाया जाता कि अब उसकी जिंदगी किसी और के हुक्म पर चलती है। यह तन्हाई सिर्फ फिजिकल पनिशमेंट नहीं थी, यह एक साइकोलॉजिकल वॉर थी। जब आदमी किसी से बात नहीं कर सकता, किसी को छू नहीं सकता, किसी से अपना दर्द शेयर नहीं कर सकता, तो दर्द अंदर जमना शुरू हो जाता है। और वही ब्रिटिश चाहते थे, कैदी चीखे नहीं, लेकिन अंदर से टूट जाए। यह वही जेल थी जहां विनायक दामोदर सावरकर को भी रखा गया था। वो आदमी जो लंदन में रहकर ब्रिटिश राज के खिलाफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज फैला रहा था। उनका नाम सिर्फ एक प्रिजनर का नाम नहीं था, ब्रिटिश के लिए वो एक खतरा था, क्योंकि उनकी सोच जवानों को आज़ादी के लिए जगाती थी। अंडमान भेजने का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, मकसद था उन्हें हिंदुस्तान से काट देना, उनकी आवाज़ समुंदर के पार दबा देना, उनका नाम लोगों की याद से मिटा देना। लेकिन सेल्यूलर जेल की सबसे बड़ी हार यही थी, जिस नाम को वो चुप कराना चाहते थे, वही नाम आज भी काला पानी के साथ जिंदा है। और सावरकर अकेले नहीं थे, बतुकेश्वर दत्त, बरिंद्र घोष, भाई परमानंद और कई बेनाम कैदियों की जवानी भी इसी अंधेरे में गुजरी। अगर आपको मेरी कुर्बानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। हर सेल में एक कहानी थी और हर कहानी के पीछे एक माँ का इंतजार। लेकिन जब ब्रिटिश नाम नहीं मिटा पाए तो उन्होंने कैदी के हर कदम को सजा बना दिया। सुबह होती, लोहे का दरवाजा खुलता, कैदी को सेल से बाहर निकाला जाता। लेकिन बाहर निकलना यहाँ आज़ादी नहीं होती थी, बाहर एक और इम्तिहान खड़ा होता था, भारी कोल्हू,
वही कोल्हू जो आमतौर पर जानवरों से चलवाया जाता था, लेकिन काला पानी में इंसान को ही उस दायरे में डाल दिया जाता। कैदी अपने कंधों और हाथों से उस भारी चक्की को घुमाता रहता। पहले कंधे जलने लगते, फिर कमर टूटने जैसी लगती, फिर पैर जवाब देने लगते, लेकिन रुकना अलाउड नहीं था, क्योंकि यहाँ थकान कमजोरी नहीं समझी जाती थी, थकान को भी जुर्म बना दिया गया था। हर चक्कर सिर्फ मेहनत नहीं था, हर चक्कर बेइज्जती थी। जैसे जेल हर दफा कह रही हो, तुम इंसान नहीं, तुम सिर्फ एक नंबर हो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नाम, सब इस चक्की के नीचे दबा दिया जाएगा। सोचो, एक फ्रीडम फाइटर जिसके दिल में पूरे मुल्क का दर्द हो, उसे रोज उसी दायरे में घुमा दिया जाए। दिन भर वही जमीन, वही पसीना, वही दर्द, वही गार्ड की नजर। इस सीन को इमेजिन करो, एक तरफ सेल्यूलर जेल की ऊंची दीवारें, दूसरी तरफ कैदियों की लाइन, और बीच में एक आदमी कोल्हू के साथ घूम रहा है। उसकी सांस भारी हो रही है, पैर धीरे पड़ रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन गार्ड की आवाज और तेज हो जाती है। जिस्म रुकना चाहता है, मगर जेल उसे याद दिलाती है कि यहां रुकना भी सजा को बुलाना है। शॉर्ट ब्रेथ, यह तेल की चक्की सिर्फ कैदियों का जिस्म नहीं तोड़ती थी, यह उनका फख्र, उनकी इज्जत और उनकी पहचान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। ब्रिटिश चाहते थे कि जो लोग बाहर लीडर थे, वो यहाँ अपने आप को मजबूर, तन्हा और बेनाम महसूस करें, लेकिन जेल को शायद यह समझ नहीं आया कि जिस्म को थकाना मुमकिन है, लेकिन हर ख्याल को चक्की में पीसना मुमकिन नहीं। लेकिन तेल की चक्की सिर्फ एक साजा था, अगला अजाब इससे भी ज्यादा खौफनाक था। काला पानी में जंजीर सिर्फ लोहा नहीं थी, वो हर पल कैदी को याद दिलाती थी कि अब उसकी जिंदगी उसकी अपनी नहीं रही। वो चलने की कोशिश करता तो जंजीर जमीन पर घिसती, वो बैठता तो लोहा पैरों पर बोझ बन जाता, वो लेटना चाहता तो वही जंजीर उसकी नींद छीन लेती। इस सजा की सबसे खौफनाक चीज इसका दर्द नहीं था, इसका रोज रोज महसूस होना था। हर कदम पर एक आवाज गूंजती, तुम आजाद नहीं हो। हर सुबह वही बेड़ियां, हर रात वही बोझ, एक बेटा, एक भाई, एक लीडर। धीरे धीरे जेल के रजिस्टर का सिर्फ एक नंबर बन जाता। ब्रिटिश के लिए यह डिसिप्लिन था, लेकिन कैदियों के लिए यह रोज की बेइज्जती थी। जंजीर का वजन सिर्फ लोहे का नहीं होता था, उसमें घर की दूरी, माँ की याद और अपनी पहचान खोने का दर्द भी शामिल था। लेकिन फिर भी कुछ आंखें झुकती नहीं थी, कुछ चेहरे थककर भी खाली नहीं होते थे, और यही बात जेल को सबसे ज्यादा डराती थी। क्योंकि अगर जंजीर के बावजूद आदमी के अंदर ख्वाब जिंदा रह जाए, तो फिर जेल और भी बेरहम हो जाती है। यह वो सजा थी जो एक दिन में नहीं मारती थी, यह आदमी को रोज थोड़ा थोड़ा खत्म करती थी। दिन भर कैदियों से सख्त काम लिया जाता, कभी तेल की चक्की, कभी पत्थर, कभी सफाई, कभी और मजदूरी। जिस्म टूट जाता, लेकिन आराम इतना कम मिलता कि अगले दिन उठना भी सजा लगता। रात को कैदी सेल में वापस आता, हाथ कांपते, पैर भारी, कपड़े पसीने और मिट्टी से भरे। फिर वो दीवार से पीठ लगाकर बैठता और एक पल के लिए घर याद करता। माँ की आवाज, घर का दरवाजा, चूल्हे की खुशबू। फिर आंख सामने पड़ती और वही अंधेरी सेल नजर आती। यहाँ भूख सिर्फ पेट की नहीं थी, भूख इज्जत की थी, भूख अपने नाम से पुकारे जाने की थी, भूख किसी अपने के हाथ की रोटी की थी। और जब आदमी इतनी थकान, भूख और तन्हाई के बावजूद अगली सुबह उठता, तो वो सिर्फ जिंदा नहीं होता था, वो एक खामोश जंग लड़ रहा होता लेकिन था। पांचवी सजा सबसे खामोश थी, न गार्ड की चीख, न जंजीर की आवाज। फिर भी यही सजा कैदी को दुनिया की नजर से गयार कर देती थी। काला पानी में आदमी का नाम धीरे धीरे पीछे रह जाता था। पहले घर छूटता, फिर आजादी, फिर आवाज और आखिर में पहचान। जेल के दफ्तर में वो एक फाइल बन जाता, एक लाइन, एक नंबर। सोचो, जिस नाम से मां पुकारती थी, उस नाम की जगह जेल रजिस्टर में ठंडा सा रिकॉर्ड आ जाए। कैदी सेल में बैठा सोचता, मां जिंदा होगी, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, क्या किसी को पता है कि मैं अभी सांस ले रहा हूं? कभी खत मिलता, कभी नहीं, कभी खबर आती, कभी अधूरी,
और कभी सिर्फ खामोशी। यह काला पानी की सबसे दर्दनाक सजा थी। इंसान को जिंदा रखना, लेकिन दुनिया की याद से धीरे धीरे मिटा देना। इसीलिए लोग इसे जिंदा कब्र कहते थे। लेकिन सेल्यूलर जेल पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, बरिंद्र घोष, भाई परमानंद और हजारों बेनाम कैदियों की कुर्बानी आज भी जिंदा है। जेल दीवार बना सकती थी, समुंदर दूरी बना सकता था, लेकिन हर कहानी को मिटा नहीं सकता था। आज सेल्यूलर जेल सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, यह वो जगह है जहां आजादी की कीमत जंजीरों, भूख, तन्हाई और कुर्बानी से चुकाई गई। अगर आज हम आजाद सांस ले रहे हैं तो याद रखिए, कभी किसी ने इसी आजादी के लिए काला पानी के अंधेरे में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी। अगर तुम काला पानी की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो।